हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये वीडियो बिहार प्राथमिक विद्यालय में जो लोग प्रधान शिक्षक के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, यह टीचर के लिए जो लोग अप्लाई किए हुए हैं, जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने जा रहा है उनके लिए है। लेकिन अगर आप और भी किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, सुपर टेट या किसी भी अन्य स्टेट टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो मैं बता दूं बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डीएलएड या बीएड से 75 प्रश्नों को लेकर। तो आइए इसमें देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 4B में सिर्फ डीएलएड और बीएड से रिलेटेड सवाल ही होंगे। इसमें आपके शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही रहेगा, ट्यूशन। शिक्षण कक्ष में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अतः बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी जैसे सामाजिकरण, संस्कृति, मीडिया आदि के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो यहाँ देखिए क्वेश्चन फिर से, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो कैसे कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। यहाँ डी ऑप्शन सही है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप शिक्षा द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है। कक्षा का सकारात्मक प्रोत्साहित करने वाला वातावरण बच्चों की अधिगम यानी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे वे नवीन संकल्पनाओं का अधिगम सीखने का करने का अवसर प्राप्त करते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है, क्या है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। मानकीकृत परीक्षण एक प्रकार का परीक्षण जिसमें सभी परीक्षणकर्ताओं को समान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समान तरीके से जवाब दिया जाता है और उन्हें मानक तरीके से चिन्हित किया जाता है, जो छात्रों या व्यक्तिगत छात्रों के समूह के सापेक्ष प्रदर्शन की तुलना करना संभव बनाता है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, अब यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, सृजनात्मक हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। यह प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के सह संबंधों की परिणति के रूप में व्यवहार किया जाता है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो ए ऑप्शन सही है। गार्डनर के बहुप्रक्रिया सिद्धांत के अनुसार, देखिए बुद्धि का कौन दिया था सिद्धांत? गार्डनर ने दिया था। तो गार्डनर के बहुप्रक्रिया सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं बुद्धि होती है। किसी 2 या 3 प्रबुद्धि का मुख्य प्रतिभा, देखिए किसी में 2 या अधिक प्रधान यानी मुख्य प्रतिभा बुद्धि हो सकती है। वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप में होती है। तो किसी में 2 होती है, 3 होती है और किसी में 7 होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग आपको बताना है कौन सा एक संवेग है। तो यहाँ जो है
डर। डर एक क्या है? संवेग है। यहाँ देखिए ध्यान, उत्तेजना, स्मृति ये सब नहीं होगा। डर एक क्या है? संवेग है। मनोवैज्ञानिक प्राइस के अनुसार संवेग, इमोशन ऐसी प्रबल अनुभूति है जिसमें मानसिक या संज्ञानात्मक एवं शारीरिक दोनों ही घटक पाए जाते हैं। प्रसन्नता, क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या, आश्चर्य, शोक, दुख, प्रेम एवं घृणा आदि की गणना संवेगों के रूप में ही करते हैं। कुछ संवेग हमें सुखद एवं कुछ संवेग दुखद एहसास कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, डर। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन करता है। तो निम्न में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे बड़ा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बताइए। तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ कई वाक्य दिए हुए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िए, लेकिन यहाँ पे सही होना चाहिए। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। किसी शिक्षक द्वारा जब अपनी पाठ्य चर्चा में कक्षा के वातावरण को इस अनुकूल बना दिया जाता है कि कक्षा के सभी छात्र अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हों, तो यह बच्चों में अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाता है। अतः एक शिक्षक की भूमिका तब अधिक महत्व रखती है जब उपयुक्त वातावरण में बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? बताइए। समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली वाक्य कौन सा है यहाँ? तो ए ऑप्शन सही है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि होते हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी सेल्फ में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी शेल्फ में रखी हो, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए। निम्नलिखित में ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से बताना है आपको कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बताइए कौन सा? तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। क्या है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। किससे प्राप्त की है? तो ये है रचनावाद से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मक उदार आनंद बचपन की कुंजी है। इसे प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विद्वानों और विशेषज्ञों ने शिक्षक के लिए नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, रचनावाद। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। प्रेरित समझा जा सकता है यदि क्या? वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। कक्षा के अंदर छात्रों द्वारा शिक्षकों से विविध विषयों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि छात्र नियमित रूप से अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो प्रतीत होता है कि शिक्षक छात्रों को नियमित रूप से अधिगम की गुणात्मकता को समृद्ध रखने हेतु उन्हें प्रेरित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा वाक्य है? यहाँ देखिए, तो सी ऑप्शन सही है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन सही होगा।
अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है बताइए। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। तो यहाँ है डी ऑप्शन सही है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, विनियमित और मॉनिटर करने के लिए अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए मदद करते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? कहा नहीं जा सकता, यहाँ नहीं शब्द आया हुआ है, तो आप बताइए। बी ऑप्शन सही होगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये पियाजे का कथन नहीं है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। प्रतीकात्मक विचार का विकास। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं होती है। प्रथम, संवेदीगामक संगठन का संवर्धन तथा दूसरा, कार्यों के आत्मीकरण का प्रारंभ, जिससे संक्रियाओं का निर्माण होने लगे। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला पूर्व प्रत्यात्मक काल तथा दूसरा आंतप्रज्ञ काल, आंतप्रज्ञ काल। ठीक, 94 है। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ है बी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा ये युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? जब अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न को विभिन्न तरीके से हल करने को कहा जाता है तो उन्हें वह गंभीरता से सोचने के लिए आमंत्रित यानी कि मजबूर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ डी ऑप्शन है। प्रगतिशील शिक्षा का वर्णन करता है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं क्या है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता है, तो बी ऑप्शन सही है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। बच्चे के समाजीकरण के लिए स्कूल एक महत्वपूर्ण संस्था है जहां बच्चे विश्व समाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्कूल जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में शिक्षा प्रदान करता है। अतः स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। यह बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है? अब बताइए, जो कोहलबर्ग के सिद्धांत हैं उनमें से ये वाक्य जो दिए गए हैं इनमें से किसको सही माना जा सकता है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच
एक सहयोग का समर्थन किया है। कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग विशेष रूप से नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए ये जाने जाते हैं कोहलबर्ग। इनके अनुसार नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है? एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी रहेगा। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ये हम नहीं कर सकते हैं। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल है। यह निर्धारण के विकास की प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी ओर व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन तथा निर्धारण की सततता में है। 101 है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के नियंत्रक सिद्धांत में संबोधित किया गया है। किसमें? तो यह है सामाजिक, बी ऑप्शन सही है, सामाजिक। संज्ञानात्मक श्रेणी के वैज्ञानिक जीन पियाजे, देखिए संज्ञानात्मक श्रेणी के वैज्ञानिक जीन पियाजे से प्रभावित स्टेनबर्ग ने बुद्धि के 3 तंत्रों को प्रतिपादित किया है जो निम्न है। पहला सृजनात्मक, अनुभविक, ठीक है, अनुभविक बुद्धि, सृजनात्मक या अनुभविक बुद्धि। दूसरा संदर्भात्मक यानी संदर्भगत बुद्धि, और तीसरा है घटकीय यानी अवयवभूत बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है, किस पर बल देता है? देखिए यहाँ 2 ऑप्शन है, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता, ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ होगा सी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। 11 जुलाई 1943 को जन्मे हार्वर्ड गार्डनर अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के? अमेरिका के। उन्होंने 1983 ईस्वी में बहुप्रतिभा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के द्वारा बुद्धि की अवधारणा कॉन्सेप्ट को और अधिक शुद्धता से परिभाषित किया गया है। थ, फ, च ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनि है? ये है स्वनिम, स्वनिम ध्वनियां हैं, थ, फ और च। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए तो शिक्षक को चाहिए कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। कक्षा में लैंगिक रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। कक्षा में लैंगिक आधार पर भेदभाव उचित नहीं है। नेक्स्ट, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? बताइए। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। ठीक, नेक्स्ट, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ए ऑप्शन सही होगा, बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है, किस पर बल देता है? बताइए। सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है, किस पर बल देता है? तो ये बी ऑप्शन सही है, सीखने को किसी प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है
छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल है। यह योजना एक पाठ्य चर्चा संबंध की पहल शक्ति है जो परीक्षा को समग्र अधिगम की ओर विस्थापित करने का प्रयास करती है। इसका लक्ष्य अच्छे नागरिक बनाना है जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके पास उपयुक्त कौशल तथा वांछित गुणों के साथ शैक्षिक उत्कृष्टता भी हो। विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन क्या है? तो यहाँ देखिए 2 ऑप्शन दिए हैं लेकिन दोनों में सही नहीं है। सही क्या है देखते हैं। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, तो ऑप्शन सी सही है। सीखने की तत्परता का नियम थॉर्नडाइक के अनुसार यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होते हैं तो जल्दी ही सीख ले जाते हैं, बस अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है, किस पे? सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। अभी इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? बताइए। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं तो उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? कौन सा शब्द उसके लिए यूज़ हम लोग कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। यहाँ मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैशाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अब बताइए, केवल एक शब्द है, उसको छोड़कर सभी के कारण अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, तो वो शब्द कौन सा है? सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक को छोड़कर यानी इसके अतिरिक्त बाकी सभी जो दिए हुए हैं, सेरेब्रम डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न और व्यवहारगत विघ्न, इससे क्या होती है? अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। एक समावेशी विद्यालय की विशेषता क्या है? यहाँ शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिमाणों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या होना चाहिए? ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऐसे सहयोगी की आवश्यकता होती है या सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? तो यहाँ ऑप्शन ए और बी का संयोजन। देखिए, आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा, तो ये दोनों के संयोजन से ही क्या होती है? प्रतिभाशालिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, तो बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए चाहिए कि शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। बताइए, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए, गतिक कौशल में तो डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। अधिगम विकृति का संबंध सीखने में होने वाली अक्षमता से है।
यह अक्षमता कई प्रकार के कौशलों एवं संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हो सकती है। जब कोई बालक पढ़ाई लिखाई में पिछड़ा हुआ पाया जाता है और उसका यह पिछड़ना सामान्य नहीं होता है, ठीक है, सामान्य नहीं होता है, बल्कि उसके इस पिछड़े को सार्थक रूप से निम्न स्तरीय प्रदर्शन की श्रेणी में रखा जा सकता है, तब यह कहा जा सकता है कि बालक क्या है, अधिगम विकृत यानी लर्निंग डिसऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो रही है। बच्चे में क्या हो रही है, लर्निंग डिसऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता डैश है। अधिगम निर्योग्यता क्या है, डैश है। अभी मैंने आपको बता दिया है अधिगम निर्योग्यता तो एक चर अवस्था है। क्या है, एक चर अवस्था है। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण बताइए। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। बी, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। बताइए किसकी वजह से वे करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने, अपनी उपेक्षा को कम करने की वजह से करते हैं। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित, उन्हें निराश कर दिया जाता है, किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। वे ऐसा उपेक्षा को कम करने की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। नेक्स्ट, समाजीकरण। समाजीकरण क्या है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। समाजीकरण क्या है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। समाजीकरण वह सोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही क्या है, समाजीकरण होता है। आगे देखिए, उद्देश्यों के साथ आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। शिक्षण का प्रकार क्या नहीं है, चिंतन उद्देश्य। तो यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा, चिंतन उद्देश्य। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। अधिगम की प्रक्रिया एवं उसका प्रतिफल अधिगमकर्ता के व्यवहार में बदलाव लाने से संबंधित है। यह सार्वभौमिक है जो किसी व्यक्ति विशेष, जाति, प्रजाति तथा देश विदेश की संपत्ति नहीं है। वृद्धि एवं विकास के सभी आयामों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, सौंदर्यात्मक तथा भाषण संबंधित विकास में अधिगम सहायक है, परंतु पुस्तक पढ़ना अथवा प्रवचन सुनना आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखना नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, चिंतन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, बताइए। शिक्षण सूत्र नहीं है तो ये ऑप्शन सी सही रहेगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। सुकरात एक प्रसिद्ध विचारक एवं शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने बालक की शिक्षा के लिए प्रश्नोत्तर विधि अपनाई। उनकी शिक्षण विधि थी बाजार में आदमियों को एकत्र कर लेना और उनसे नीति संबंधी प्रश्न करना। सुकरात का विश्वास था कि इस प्रकार मनुष्य की विचार शक्ति को प्रबल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है सुकरात को। ये हो चुका है, सुकरात को माना जाता है। सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। क्या नहीं है, सीखना केवल विद्यालय में होता है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि सीखना सिर्फ विद्यालय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों में समझने की शक्ति, स्मृति, तर्क, बुद्धि का विकास शामिल है। भावात्मक उद्देश्य व्यवहार, प्रशंसा एवं संबंधों पर आधारित है। क्रियात्मक उद्देश्य कौशल निर्माण से संबंधित है।
गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। बताइए संवेगों का क्या प्रकार नहीं है? तो ये है कृत्रिम। संवेग कृत्रिम नहीं होते हैं। संवेग संपूर्ण व्यक्ति के शरीर में तीव्र उपद्रव है जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक होती है। ठीक, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है, क्या है? इनमें से सभी। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की विशेषता होती है बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर और व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल। तो ये सभी सही है। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी प्रनियम है, क्या है वंशक्रम संबंधी प्रनियम? तो समानता का नियम। समानता का नियम ही क्या है? ये है वंश संबंधी प्रनियम। वंशानुक्रम के संबंध में अनेक धारणाएं प्रचलित है। इनके द्वारा हमें वंशानुक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इन विभिन्न धारणाओं को हम वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांत कहते हैं। ये नियम है उत्पादक सूत्रों की निरंतरता का नियम, दूसरा समानता का नियम, तीसरा अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम और चौथा है प्रत्यागमन का नियम, पांचवा मेंडल का नियम। तो ये जो भी है ये किसकी विशेषता है बताइए? ये है वंशानुक्रम का। नेक्स्ट, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। किस पर संबंधित है? तो यह बौद्धिक विकास से संबंधित है। बौद्धिक विकास से अभिप्राय है समझने की शक्ति, तर्क शक्ति, स्मृति तथा बुद्धि का विकास। बौद्धिक विकास के परिणाम स्वरूप बच्चे को अपने बारे में तथा अपने आसपास के संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान के आधार पर बच्चा अवधारणा का विकास करता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया। तो ये बौद्धिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है? रचनात्मक आकलन, तो यह है सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा से संबंधित है। रचनात्मक आकलन कार्य संपादक अथवा शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रियाओं और शिक्षा प्राप्ति के क्रियाकलापों में उपयुक्त संशोधन करने के बारे में निर्णय करने के लिए अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों को निरंतर फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा की अवधि के दौरान किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। कौन सा मुख्य तत्व है? तो इनमें से सभी है शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक। ये सभी तत्व जो हैं वो मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह व्यवहारिक शाखा है जो शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षा विषय, शिक्षा विधि, शिक्षा संस्था, अभिभावक आदि विषयों के उन पक्षों पर विचार करता है जिनके हेर फेर से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? तो ये है बी ऑप्शन, आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन देखिएगा यहाँ पे। ईसा पूर्व युग में यूनान में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहकर पुकारा गया। 16वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मानस का विज्ञान कहा। तत्पश्चात इसे चेतना का तथा बाद में मानव व्यवहार का विज्ञान माना गया। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है, क्या है? तो ये सी ऑप्शन सही है, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है? तो 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक सने सने प्रतीकों को ग्रहण करना सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है, क्या है? सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास। सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास। 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवर्तनशील सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत
अधिक से अधिक समायोजन करने लगता है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? देखिए, प्यास, निद्रा, भूख, ये सब तो जन्मजात अभिप्रेरक है, लेकिन सुरक्षा जो है ये जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है। किस सिद्धांत से? अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, तो यह है पावलॉक से। इस सिद्धांत को अनुबंधित प्रक्रिया या प्रतिस्थापन अधिगम अथवा अनुबंध अधिगम आदि विविध नामों से जाना जाता है। इन साहचर्य सिद्धांतों के क्षेत्र में रूस के प्रसिद्ध शरीर शास्त्री इवान पी पावलॉक यानी 1849 से 1936 ईस्वी का महत्वपूर्ण योगदान है। पावलॉक सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है। किससे संबंध है? ये तो थार्नडाइक से है। नैमित्तिक अनुबंध अथवा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थार्नडाइक तथा बैखटेरेव की देन है। थार्नडाइक ने एक मंजूषा पजल बॉक्स में बिल्ली को प्रयोज्य बनाकर प्रयोग किया तथा इसी सिद्धांत को जन्म दिया, जिसे प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत कहा जाता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? कौन माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ये कोहलबर्ग को माना जाता है। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांतों की कोटि में गेस्टाल्टवादियों का सूझबूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रमुख है। इसके प्रवर्तक कोहलबर्ग है जी। इन्होंने सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि वनमानुष सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के आधार पर सीखता है। प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रेरणा का स्रोत कौन सा नहीं है? तो ये है आदत। ठीक, तो आदत यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले प्रमुख माध्यम है कौन कौन है? जरूरतें, चालक, प्रेरक तथा उद्दीपन। थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो थार्नडाइक का मत है कि बुद्धि में सामान्य योग्यता जैसी कोई सत्ता नहीं है। बुद्धि के अंतर्गत कई तत्व हैं। किसी भी मानसिक क्रिया में कई तत्व मिलाकर कार्य करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी होगा, बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि लब्धि IQ बराबर क्या होता है? यहाँ देखिए, यहाँ पे होगा मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुने 100। तो यहाँ मानसिक आयु सही है। ये किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने। जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न 1871 से 1938 ईस्वी के निर्देशन पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टर्नमैन ने बुद्धि लब्धि के मापन का संकेत दिया। इस संकेत के अनुसार बुद्धि लब्धि मानसिक आयु शारीरिक आयु का अनुपात है। नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक है। कैसे? सृजनात्मकता का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही रहेगा। मौलिकता, स्वतंत्रता, निर्णय शक्ति, संवेदनशीलता, स्वायत्तता, परिहास प्रियता एवं उत्सुकता सृजनात्मकता के प्रमुख गुण माने गए हैं। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है, बताइए ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर कौन सा है? तो ये है संवेग। बिहार पाठ्य चर्चा रूपरेखा BCF के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? देखिए, बिहार पाठ्य चर्चा रूपरेखा पूछ रहा है। बिहार पाठ्य चर्चा BCF के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बच्चे द्वारा ज्ञान की रचना करने वाला। बच्चे द्वारा ज्ञान की रचना करने वाला। ठीक है। बच्चों की गणित सीखने संबंधी अक्षमता है, बताइए गणित से। ये है डिस्कैलकुलिया, ये है सी ऑप्शन सही रहेगा। डिस्कैलकुलिया गणित सीखने संबंधी विशिष्ट अक्षमता है जिसमें छात्रों को संख्या एवं उन्हें व्यवस्थित करने में परेशानी होती है। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? केवल विकलांग बालकों की सामान्य शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है। तो यहाँ समावेशी शिक्षा अशक्त बालकों से संबंधित शिक्षा है। यह उन छात्रों को दी जाती है जिसमें कुछ अशक्तता
होती है एवं जिन्हें आसानी से नियमित स्कूल कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों का प्रकार नहीं है। क्या नहीं है? मूढ़ बालक। तो शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो मानसिक रूप से भी विकलांग होंगे या मूढ़ होंगे। मूढ़ बालक वे होते हैं जो बौद्धिक दृष्टि से साधारण उम्र के बालकों से कम हो या बालक के मानसिक स्तर से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण तथा सत्यापन किस विधि से संबंधित है? तो ये है आगमन विधि से संबंधित है। आगमन विधि अनुप्रेरण का आधारित है, अनुप्रेरण पर आधारित है। इस विधि में विशेष तथ्यों का उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियमों पर निष्कासन छात्रों से करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए उसका निर्माण हुआ है तो परीक्षण का वह गुण है। कौन सा गुण है? वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता परीक्षाओं का प्रयोग बालकों के ज्ञानार्जन के मापने के लिए होता है। इसमें परीक्षक के गलत दृष्टिकोण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, चाहे आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी टेट की तैयारी कर रहे हो या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या बिहार में हेड टीचर के लिए आप अप्लाई किए हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाली है। तो आप अपनी प्रैक्टिस अभ्यास जारी रखिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।